क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये किसमें उल्लेखित है? किसमें उल्लेखित है? संविधान के भाग 3 में। ठीक है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, और भाग 2 के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, उसके बाद आता भाग 3 जिसमें उल्लेख है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद कौन से हैं? 12 से 35। 12 से 35 के बीच में क्या है? अगर प्रश्न आता है 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, फिर एक और है 14 से 32। 14 से 32 के बीच में हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है 6, जो पहले 7 थे। ठीक है, 6 जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख है। और 14 से 32 और 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान, यानी 14 से 32 के बीच से मूल अधिकार और उसके सिवा जो दूसरे प्रावधान है उनका उल्लेख कहाँ है? 12 से 35 के बीच में। ठीक है, यानी 12 और 13 में और 33, 34 और 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार संबंधी ही दूसरे प्रावधानों का उल्लेख है, जबकि 14 से 32 के बीच में विशेष तौर से मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्या पहला प्रश्न उपस्थित होता है, क्या मूल अधिकार क्या होते हैं? ठीक है, या मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो हम सिर्फ कुछ ही 15 से 20 शब्दों में हम लिख देंगे। सम्मानपूर्ण या गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। सम्मानपूर्ण या गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, ये किसका जवाब हुआ? मूल अधिकार क्या होते हैं? ठीक है, अब इसकी मूल अधिकार की पृष्ठभूमि, या अगर हम इतिहास में जाएं तो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए? हमने पहले इसके बारे में बात की है कि हमने मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, यूएसए से लिया ये विचार हमने। लेकिन अगर उससे पहले के इतिहास की बात की जाए तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ? ठीक है, तो 1215 में ब्रिटेन में वहाँ के क्राउन ने, वहाँ के राजा ने मजदूरों को पहली बार कुछ अधिकार प्रदान किए। ठीक है, और उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है, और मैग्ना कार्टा में क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। तो अगर अधिकारों के इतिहास की बात करें या मूल अधिकारों के इतिहास की बात करें तो हमें सबसे पहले कहा जाना होगा ब्रिटेन में 1215 में, बिल्कुल। और उसके बाद में हमने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर बात होती है प्रकृति की। किसकी? प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति। तो मूल अधिकारों की प्रकृति के 2 पॉइंट है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक या निषेधात्मक। मूल अधिकार नकारात्मक या निषेधात्मक रूप में। कुछ मूल अधिकार राज्य को रोकते हैं ताकि वो व्यक्ति के या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। वो राज्य पर कुछ बंदिश लगाते हैं या राज्य को कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो अधिकार होते हैं वह निषेधात्मक अधिकार होते हैं। ठीक है, और हमारे जो 12 से 35 के बीच में जब हम जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं वो ऐसे ही निषेधात्मक अधिकार है। ठीक है, और ये हमने विचार कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद में सकारात्मक वे अधिकार जो राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, रोकते नहीं है बल्कि निर्देश देते हैं कि आपको ऐसा लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में कुछ ऐसा करना है, तो वैसे अधिकार क्या कहलाते हैं? सकारात्मक अधिकार। ठीक है, जैसे हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो एक प्रकार के सकारात्मक अधिकार है। ठीक है, और ये विचार हमने कहाँ से लिया? सोवियत रूस से। कहाँ से? सोवियत रूस से।
तो दो प्रकार के, प्रकृति नकारात्मक या निषेधात्मक और सकारात्मक, ठीक है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, जैसे मूल अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, तो मूल अधिकार के बारे में हमने पढ़ लिया, तो मूल अधिकार क्या होते हैं हमने यहाँ उसकी परिभाषा को हमने पढ़ लिया। उसके बाद कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे संविधान पर आधारित, विधानों पर आधारित जो अधिकार होते हैं, ठीक है, वे अधिकार जो विधानों पर आधारित होते हैं, और वो विधान किस पर आधारित है, संविधान पर, ठीक है। तो संविधान पर आधारित विधानों पर जो अधिकार आधारित होते हैं उन्हें कहा जाता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जैसे 300A में, अनुच्छेद 301 में जो संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या है, कानूनी अधिकार, ठीक है। फिर अगला शब्द आया संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, ठीक है, तो मूल अधिकार या हमारे जो मूलभूत अधिकार या मानवीय अधिकार जिन्हें कहा जाता है, इनका जब उल्लंघन होता है राज्य द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा, तब व्यक्ति द्वारा ये दावा किया जाता है या हमारे द्वारा ये दावा किया जाता है कि ये हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार। क्या है ये, संवैधानिक अधिकार। यानी संवैधानिक अधिकार मूल रूप से तो मूल अधिकार ही होते हैं, लेकिन उल्लंघन किए जाने पर, उन मूल अधिकारों को उल्लंघन किए जाने पर उन मूल अधिकारों को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में दावा किया जाता है, उन मूल अधिकारों का दावा किया जाता है, तब वो क्या कहलाते हैं, संवैधानिक अधिकार। तो हमने 3 शब्द देखे, मूल अधिकार, कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार, ठीक है। और इससे पहले हमने एक बार वापस देख लेते हैं। हमने मूल अधिकारों से पढ़ना शुरू किया, 12 से 35 के बीच में इनका उल्लेख है, भाग 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसको जाना। फिर इसकी प्रकृति को देखा, ठीक है, और कुछ शब्द देखे। तो कहीं ना कहीं ये आपके मुख्य परीक्षा के अंदर या इसे रिटर्न एग्जाम जो होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके अंदर कहीं अगर 15-20 शब्दों में आए तो आप इनके बारे में छोटा मोटा ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 12 और 13 से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं 12 से 35 के बीच में, ठीक है। और फिर हम ये जो अधिकार पढ़ रहे हैं इनको हम कुछ टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, ताकि हम इनको समझ सके। ऐसे तो किताब में आपके भी लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी कह देंगे सर हमारे पास तो हमें बुक अवेलेबल है, हम उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश रहेगी हम इनको कॉन्सेप्ट को समझें और इसे याद करें, ठीक है। इसलिए हम इनको टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों में किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। 12 और 13, ठीक है। फिर 14 से 18 समानता का अधिकार हमें प्राप्त है। हम 14 से 18 पढ़ेंगे अगला, जिसमें हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। फिर हम पढ़ेंगे 19, जो कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। 19 को हम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे सबसे। फिर हम पढ़ेंगे 20, कौन सा 20, और साथ में पढ़ेंगे 22, 20 और 22, क्योंकि यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे। 20 और 22 को हम साथ पढ़ेंगे, और 21 को हम बाद में लिख रहे हैं, और इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी 19 की तरफ बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसके बाद 22 आएगा, उसको हम 20 के साथ पढ़ लेंगे, ताकि जो हमारे से रिलेटेड कन्फ्यूजन है प्रीलिम्स के अंदर या किसी भी अन्य एग्जाम के अंदर हमारे सामने प्रश्न आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हम यहाँ समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद 21 हमने पढ़ लिया, 22 इसके साथ, 23 और 24, 23 और 24, और 25 से 28, 29 और 30, इनको हम साथ में पढ़ लेंगे। इनमें हमें ज़्यादा कोई मुश्किल आएगी नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद 32 एक महत्वपूर्ण है अनुच्छेद, 32 को हम अलग से पढ़ेंगे। 31 को हटा दिया गया है, ठीक है, 300A में डाल दिया गया संपत्ति अधिकार को, तो 32 हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे अलग से हम पढ़ेंगे 32 अकेले में, 19 और 21। उसके बाद 33,
और 34 और 35 हम आसानी से पढ़ के समझ लेंगे। तो ये हमारे सीक्वेंस रहेगी समझने पढ़ने की और उनको समझने की, ताकि हम इसको समझ भी सकें और हम याद भी कर सकें, और जो कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड उसकी हम चर्चा कर सकें, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स, तो हमें कितने अधिकार प्राप्त है? मूल रूप से 7 थे, अब 6 हैं मूल अधिकार। जो हमारा एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, वो 31 अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 31 में, जो वहाँ से हटा दिया गया। किससे हटा दिया गया क्वेश्चन बनता है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा के उसे 300A के अंदर 300A के अंदर एक संपत्ति कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें याद रखना है कि हमें मूल रूप से 7 अधिकार प्राप्त थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया, और अभी कितने? 6। कितने? 6, ठीक है। अब जो हम अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद, सबसे पहला वो अनुच्छेद 12, जिसमें दे रखी राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब अगर देखें आप, अगर एक क्वेश्चन जो कई बार अभी तक मुझे नहीं पता बना या नहीं बना, लेकिन बन सकता है कि अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36, ठीक है, ऐसे बुक में लिखा होता है, हम पढ़ते ही हैं, हमें पता ही है, हम जब पढ़ेंगे देख लेंगे कि इन दोनों में ही राज्य की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन अगर आयोग को डालना हो तो डाल सकते हैं कि राज्य की परिभाषा निम्न में से किन अनुच्छेदों में। तो अगर हमें सिर्फ ये याद रहा ये 12 में, तो हमें ये नहीं भूलना है कि अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा उल्लेखित है, ठीक है। अनुच्छेद 36 जब डीपीएसपी पढ़ते हैं हम, तो सबसे पहला अनुच्छेद शुरू होता है 36, उसमें भी राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 12 में भी, ठीक है। अब राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है? राज्य की परिभाषा में सबसे पहले आता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, संसद, और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम। केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम राज्य की परिभाषा में आते हैं। फिर राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट पीएसयूज, और स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ होती है, जैसे नगर निगम वगैरह, नगर निकाय वगैरह, और दूसरी स्वशासन इकाइयाँ, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ एक याद रखने वाली बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होते हैं, वो राज्य की परिभाषा में नहीं आते हैं, ठीक है। राज्य की परिभाषा में क्या क्या आता है? केंद्र सरकार, संसद, पीएसयूज जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं केंद्र सरकार के, वो, उसके बाद स्टेट सरकार जो विधायिका होती है, राज्य की विधायिका, वो, पीएसयूज स्टेट पीएसयूज, और स्थानीय स्वशासन इकाइयाँ, ये राज्य की परिभाषा में आती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी बात देखें, क्यों राज्य की परिभाषा क्यों दे रखी है? 12 में क्यों दे रखी है, और आगे जब 36 में अनुच्छेद में जाएंगे हम, तो वहाँ क्यों दे रखी है? 12 में इसलिए दे रखी है क्योंकि मूल अधिकारों का सबसे पहला अनुच्छेद है, और राज्य अपने इस अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। तो राज्य ये बता रहा है कि मेरा क्षेत्र ये है जो यहाँ पे उल्लेखित है, और मैं यहाँ पर मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता हूँ, राज्य, ठीक है। फिर 13वां जो अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे हम, अनुच्छेद 13, जिसमें दे रखा है मूल अधिकारों की रक्षा। मूल अधिकारों की रक्षा, ठीक है। मूल अधिकारों की रक्षा संबंधी प्रावधान है। 13(1) में दे रखा है, यदि कोई पुराना कानून यानी 26 जनवरी 1950 से पूर्व का कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उस सीमा तक शून्य होगा। वह उस सीमा तक शून्य होगा, यानी ऐसा कानून मान्य नहीं होगा जो मूल अधिकारों की का उल्लंघन करता हो। कौन सा कानून? 26 जनवरी 1950 से पूर्व का कानून, पुराना कानून, ठीक है। फिर 13(a) में ये दे रखा है, 13(1) में, फिर 13(2) उसमें दे रखा है यदि इसके बाद दे रखा है संसद, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये शब्द याद रखें, पुराना कानून, संसद। तो संसद
यदि ऐसा कोई कानून बनाती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस सीमा तक वह कानून या विधि मान्य नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो 13(1) और 13(2) के द्वारा क्या किया गया, जो कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों की रक्षा के उपबंध 13(1) और 13(2) में पुरानी विधि से और नई विधि अगर संसद बनाती है उसके द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ एक शब्द आता है ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, ग्रहण का सिद्धांत। तो ग्रहण होता है तब क्या होता है, जब ग्रहण होता है तब चांद या सूरज के एक समय के लिए अंधेरा छा जाता है और बाद में अंधेरा दूर हट जाता है, यानी वापस चमकते हैं चांद और सूरज। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ इसी विचार के अंदर भी है। तो क्या है ग्रहण का सिद्धांत, यदि मूल अधिकारों में संशोधन के कारण पुरानी विधि से यानी 26 जनवरी 1950 के पूर्व की विधि से उसका जो विरोधाभास है वो समाप्त हो जाता है, तो इसे पुराने कानून का पुनः चमकना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुराने कानून का पुनः चमकना। यानी अगर मूल अधिकारों में संशोधन के कारण पुरानी विधि से मूल अधिकारों का विरोधाभास समाप्त हो जाता है, तब वो पुराना कानून वापस प्रकाश में आ जाता है, ये वापस मान्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पुराने कानून का चमकना। इसके बाद ये हो गया ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, अब ग्रहण के सिद्धांत के द्वारा पुराने कानून को कहीं ना कहीं वापस मान्यता मिल जाती है यदि उसका मूल अधिकारों के साथ विरोधाभास समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में 13(3) और 13(4). 13(3) में दे रखा है विधि की परिभाषा, यानी विधि क्या क्या होती है, विधि क्या क्या होती है उसकी परिभाषा। ठीक है, जो इसकी पहले हमने विधि की बात की है, पुराने कानून संसद द्वारा पारित कोई विधि या कानून में, तो हम किस विधि की बात करें वो इसमें दे रखा है। तो विधि में सरकारी आदेश, अधिनियम, अध्यादेश, इनको विधि कहा जाता है। ये किस में दे रखा है, 13(3) में विधि की परिभाषा। कोई सरकारी आदेश, अधिनियम या अध्यादेश को क्या कहा जाता है, विधि। ये किस में दे रखा है, 13(3) में। 13(4) जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) जोड़ा गया और इसमें प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन जो कि 368 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है वह विधि नहीं है, वह विधि नहीं है। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, वापस देखते हैं। 13(4) कह रहा है अनुच्छेद 368 के तहत उल्लेखित संविधान संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये 13(4) संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 को ये शक्ति प्रदान करता है कि उसके द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि सामान्य विधि द्वारा संभव नहीं है। सामान्य विधि क्या, सरकारी आदेश, अध्यादेश या कोई अधिनियम। ठीक है, वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस अनुच्छेद ने, इस संविधान संशोधन ने संसद की शक्ति में वृद्धि कर दी, संसद की शक्ति में वृद्धि कर दी, क्योंकि संसद को अधिकार मिल गया किसके ऊपर, मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता मिल गई या उसमें संशोधन करने का अधिकार मिल गया, जो कि सामान्य विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 12 और 13 को और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ पृष्ठभूमि मूल अधिकार उसको जाना। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम टुकड़ों में पढ़ेंगे मूल अधिकारों को, 14 से 18, 19 को अलग पढ़ेंगे, 20 और 22 को साथ पढ़ेंगे, 21 को अलग पढ़ेंगे, 23 से लगाकर हम 30 तक लगभग पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, और 32 को अलग पढ़ेंगे, 31 हट चुका है, और 33, 34, 35 हम आसानी से समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही।